नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सदाबहार 12 स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आप लोगों से एक हमारी विनती है कि अगर आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा प्रोत्साहन और आगे बढ़ेगा और हम आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसीलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलते हैं सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी सर्पेटोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। हम फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और एंटोमोलॉजी की बात करें तो इसे हम कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, एंटोमोलॉजी को। ऑस्टियोलॉजी आप सभी लोग जानते होंगे, अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और सर्पेटोलॉजी की बात करते हैं, इसे सर्पों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने सेशन के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा थोड़ा छोटा कर रहे हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी एंडरसन। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर है लुई पास्चर। हम सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में लुई पास्चर को जानते हैं। थियोफ्रेस्टस की बात करते हैं, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और एंडरसन की बात करते हैं तो ये जीन चिकित्सा के जनक हैं, एंडरसन। ये हम याद करेंगे, जरूर याद करना है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, लुई पास्चर। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है। तो वो विटामिन है हमारा विटामिन डी, जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से हमें अगर कमी हो जाती है तो इससे रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए की बात करते हैं, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की बात करें तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वो कौन सी है मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है। सबसे बड़ी तो आप सभी लोग जानते होंगे, यकृत होती है। और बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी अग्नाशय। तो हमारा राइट आंसर है अग्नाशय। ये हमारे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हृदय की बात करते हैं तो ये हमारे रक्त का स्कंदन करता है। और थायराइड ग्रंथि हमारे अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन इसमें शायद नीचे दिए गए होंगे। नाखूनों में कौन सा क्रेटिन पाया जाता है। ऑप्शन ए क्रेटिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसकी बात करते हैं। नाखूनों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो बात करते हैं ऑप्शन ए क्रेटिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो जो ये हमारा नाखूनों में प्रोटीन जो पाया जाता है वो है हमारा क्रेटिन।
और अगर हम बात करते हैं सीक्रेटिन की, तो ये हमारा एक हार्मोन है जो छोटी आंत से स्रावित होता है। जो सीक्रेटिन हार्मोन है जो हमारे छोटी आंत से स्रावित होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन ये आमाशय की भित्ति से निकलता है। और इंसुलिन तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ए, नाखूनों में क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। यह परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन ए फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी हृदय द्वारा, ऑप्शन डी अग्नाशय द्वारा। तो जो फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो हमारा राइट आंसर है फुफ्फुस धमनी द्वारा। ये हमारी फुफ्फुस धमनी होती है, यह हमारे फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी प्लीहा। तो किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। महाधमनी बात करते हैं, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। और यकृत आप लोग सभी जानते हैं, हृदय भी आप लोग जानते हैं। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो हमारा राइट आंसर है जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जो शरीर के प्लीहा में नष्ट होती हैं। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए प्लीहा। अस्थिमज्जा की बात करते हैं, इसमें ही रेड ब्लड सेल बनती हैं और प्लीहा में रेड ब्लड सेल नष्ट होती हैं। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? जो रुधिर हमारा जमता है उसमें कौन सा ऐसा खनिज है जिसकी हमें आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा डी कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम से ही रुधिर के जमने में खनिज की आवश्यकता होती है। जो अगर कैल्शियम ना हो तो रुधिर हमारा नहीं जमेगा। इसलिए राइट आंसर हमारा हुआ है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। कैल्शियम रुधिर के जमने में बहुत ही मदद करता है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रिसर्पिन एक औषधि है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तदाब को कम करने में, ऑप्शन बी उच्च रक्तदाब को बढ़ाने में। ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पर ये सिर्फ उच्च लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये आप काट दें, सॉरी ये काट दे रहे हैं। उच्च रक्तदाब को बढ़ाने में, ऑप्शन सी निम्न रक्तदाब को बढ़ाने में, ऑप्शन डी निम्न रक्तदाब कम करने में। तो जो रिसर्पिन नामक औषधि है इसका प्रयोग हम जो उच्च रक्तदाब है उसको कम करने में प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हुआ ए। ये राइट आंसर हमारा है कि रिसर्पिन नामक औषधि उच्च रक्तदाब को कम करने में किया जाता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 जोड़ी, ऑप्शन बी 31 जोड़ी, ऑप्शन सी 14 जोड़ी, ऑप्शन डी 29 जोड़ी। जो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी। 31 जोड़ी मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? जो दुग्ध निष्कासन होता है उसका स्राव जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये हमारे दुग्ध निष्कासन में काम करता है। ये कौन सी ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी एड्रिनलिन। तो जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है ये हमारा जो पीयूष ग्रंथि होती है इससे निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
जो हमारे दुग्ध निष्कासन में काम करता है। तो हमारा राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, तो ये हमारे अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एड्रीनेलिन ग्रंथि को हम लड़ो या उड़ो के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी कान के नीचे, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी पैर में। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, कान के नीचे। ये हमारी पैरोटिड ग्रंथि है, ये हमारे कान के नीचे पाई जाती है। और मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो हमारे गाय या भैंसों के सुई लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है दुग्ध उतारने के लिए, तो वो ऑक्सीटोसिन का ही लगाया जाता है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? जब मनुष्य को डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में किस चीज़ की कमी होने लगती है? ऑप्शन ए आरबीसी रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हमें डेंगू बुखार होता है तो हमारे प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने लगती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? जो पालिश युक्त चावल होते हैं उसके सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो ऑप्शन ए है रतौंधी, ऑप्शन बी कह रहा है स्कर्वी, ऑप्शन सी कह रहा है बेरी बेरी, ऑप्शन डी कह रहा है रिकेटस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम पॉलिश युक्त चावल के सेवन का प्रयोग करते हैं तो हमें बेरी बेरी रोग होने लगेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? ऑप्शन ए फफूंद से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी जीवाणु से, ऑप्शन डी सभी से। जो एथलीट फुट नामक बीमारी होती है ये किससे होती है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फफूंद से। फफूंद से जो है एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चमगादड़ से, ऑप्शन बी मुर्गियों से, ऑप्शन सी कुत्तों से, ऑप्शन डी मधुमक्खियों से। जो रानीखेत रोग है वो मुर्गियों से संबंधित रोग है, मुर्गियों से संबंधित रोग है। और रानीखेत रोग ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है परीक्षा में, आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा। सॉरी गाइज, इसमें दो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, सॉरी नीचे दिए गए हुए हैं। चलो हम लिख दे रहे हैं, कवक हरे शैवाल। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी है हरे शैवाल, हरे शैवाल। तो ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी हरे शैवाल। तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो हमारे हरे शैवाल के कारण होता है। जो हरे शैवाल होते हैं उसके कारण हमारे चाय में लाल रस्ट रोग होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। तो आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।
हिप्पोक्रेट्स की बात करते हैं तो ये हमारे औषधि विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये रुधिर उर्वरक की इन्होंने खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। हृदय में कितने कक्ष होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखेंगे इसे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे हमारा सेशन कैसा लगा। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।